Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Good morning, everybody. हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं बच्चों आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सब बढ़िया, मजे में? हाँ बच्चों, कल जो है मैंने आपको एक लिंक भेजा था, लेकिन वो लिंक जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था उसमें, जिसको अपन कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में करप्ट हो गया था वो लिंक जो है करप्ट हो गया था, तो उस लिंक को जो है ठीक कर दिया है। एंड आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने शाम को आरएसबी सर को दे दिया था, मैंने उनसे कहा था भाई दोबारा भिजवा दें आप उस लिंक को, और सर ने भिजवा दिया था। आप लोगों ने मिल गया होगा नया लिंक, तो नए लिंक से आप ले सकते हैं। मैं फिर भेज देता हूं, जो नया लिंक है उसको वापस भेज देता हूं। याद रखें, आप जैसे लिंक को खोलोगे उसमें दो फोल्डर नजर आएंगे, इंग्लिश और हिंदी। तो आपको इंग्लिश वाले फोल्डर को खोलना है, तो उसमें आपको आपके हैंडआउट्स मिल जाएंगे क्लास की। ठीक है? एंड आई होप आप लोगों ने ले लिए होंगे वो लिंक। दोबारा भेज दिया मैंने, अगर किसी के पास लिंक ना हो तो दोबारा मैंने भेज दिया है। इस लिंक को ग्रैब कर ली, पकड़ ले इस लिंक को। ये जो लिंक मैंने अभी आपको भेजा है, आप इस लिंक को स्टोर करके रख लें। इसको जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक ये आपके सामने दो फोल्डर रख देगा, इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपको इंग्लिश का फोल्डर क्लिक करना है। अंकित कुमार, अगर आपको कोई डाउट हो तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी अपना नंबर दे रखा है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर कहीं कोई डाउट आए तो। अगर कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, कल लिख दिया था मैंने। आप लास्ट हैंडआउट पे देखिए, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ये लिंक मैं वापस भेज रहा हूं। ये लिंक वापस भेज रहा हूं, नया लिंक है ये, इसको रखें आप अपने पास। आप लोग अपने गूगल क्रोम को रिफ्रेश करिए। You can get all link over there.
मैंने रीसेंड कर दिया वापस, आई हैव रीसेंडेड। रिफ्रेश करने से कुछ नहीं होता, नेट तुम लोगों को री लॉग इन करना पड़ेगा अगर आपके ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो। अगर आपके ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम है तो री लॉग इन कीजिए, लॉग आउट होकर लॉग इन कीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑल ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आर यू रेडी? ऑल ऑफ यू आर रेडी? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाई है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, कल मैं आप लोगों को लाइट की क्वांटम नेचर के बारे में समझा रहा था, और मैं आपको यकीन दिला दूं कि एवरी ईयर फोटोन थ्योरी में से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने इसमें जो भी कंसेप्ट बन सकते थे वो आपको एक एक करके बता दिए हैं, और साथ में मैंने आपको होमवर्क भी अटैच कर दिया था हैंडआउट्स के साथ, एंड आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, उसको किया भी होगा। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप उसको नोट करके रख लें। आप मुझे उसको व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। मैंने वैसे सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिए हैं मॉड्यूल 6 के, वहीं पर देखिएगा, हैंडआउट्स के साथ ही आपको सॉल्यूशंस भी दिखाई देंगे मॉड्यूल 6 के। और तीसरी बात यह है कि जब ये चैप्टर खत्म होगा तो लास्ट में 10 मिनट में मैं आपसे सवाल जवाब कर लूंगा इसके, ठीक है भाई? कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा। तो कल हम क्वांटम नेचर ऑफ लाइट तक की बात कर चुके थे, अब हम वापस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आ जाते हैं। देखिए, 1887 के अंदर सर मैक्स प्लांक अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब पर। एक डिस्चार्ज ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कैथोड रेज जहां बनती हैं उसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। उनसे पास में रखा हुआ एक अल्ट्रावायलेट बल्ब स्विच ऑन हो गया, तो उन्होंने देखा सर्किट में करंट बढ़ गया। जब उन्होंने अल्ट्रावायलेट बल्ब को स्विच ऑफ किया तो करंट वापस जीरो हो गया, मतलब करंट वापस पहले जितना हो गया। इस बात को नोटिस करके प्लांक ने अपनी डायरी में लिख दिया कि अल्ट्रावायलेट बल्ब स्विच ऑन होने से करंट बढ़ रही है, स्विच ऑफ होने से करंट वापस अपनी पहली वैल्यू पर आ रही है। मुझे कुछ ऐसा नोटिस हो रहा है, लेकिन मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं तो उसे ही करूंगा, ठीक है जी। तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो हर्ट्ज ने की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी हर्ट्ज ने की थी। लेटर ऑन इनके असिस्टेंट थे लेनार्ड। लेनार्ड ने उस नोट को पढ़ा और पूरी दुनिया को दिखाया कि वाकई में ऐसा होता है कि लाइट आने से, ऑप्टिकल एनर्जी आने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ये उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने 5 बातें निकालकर हमको बताई। वो 5 बातें ही हमारे इस चैप्टर का बेस है। और साथ में हॉल वॉश ने तो ये भी बताया कि निकलने वाले पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात है, जब हम जानते हैं कि निकलने वाले पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हैं, तो हॉलवॉश ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया? देखिए, जिस जमाने में हॉलवॉश ने बात पता करी थी तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। इसलिए इन्होंने ये पता लगाया, एक बहुत बड़ी बात थी कि निकलने वाले पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये हॉलवॉश ने बताया। लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट से हमें 5 बातें निकाल कर दी, और वही 5 बातें हमारे इस पूरे चैप्टर का बेस है। लेनार्ड ने 5 बातें तो बताई, लेकिन उनका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन लेनार्ड नहीं दे पाए, वो फेल हो गए। तब लेटर ऑन आइंस्टीन ने इन 5 लॉज को एक्सप्लेन किया थ्योरेटिकली, और इसी अचीवमेंट के लिए 1921 का नोबेल प्राइज आइंस्टीन को दिया गया, और आइंस्टीन बन गए नोबेल प्राइज विनर।
आइंस्टीन को ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया भाई, क्लियरली जान ले, आइंस्टीन ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। उन्होंने तो जो एक्सपेरिमेंटल लॉज थे उनको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था। केवल इसी अचीवमेंट के लिए आइंस्टीन को 1921 का नोबेल प्राइज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्ट्री को रिवील किया था, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री को साफ किया था। और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने लाइट की क्वांटम नेचर को भी प्रूव कर डाला इस एक्सपेरिमेंट में। यानी पूरी दुनिया की निगाहें खुल गई कि वाकई में लाइट की दो नेचर होती हैं, ए ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है जी। नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, आखिर उन्होंने कौन सी 5 बातें निकाल के बताई। ठीक है जी। आर यू रेडी पीपल? क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी everybody? Are you ready? Okay, let's start with the experiment. अब हम लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है बच्चों। इवैक्यूएटेड का मतलब इसमें कोई गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसमें गैस नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। फिर इन्होंने इसके अंदर 2 प्लेट इलेक्ट्रोड्स लगाए। ये 2 प्लेट इलेक्ट्रोड्स इन्होंने लगा दिए। इनमें से एक प्लेट इलेक्ट्रोड का वर्क फंक्शन कंपैरेटिवली लो था। इसको कहेंगे फोटो सेंसिटिव प्लेट। फोटो सेंसिटिव मतलब इसका वर्क फंक्शन लो है। जैसे यहां पर मैंने सीजियम की ले ली है ये प्लेट या इलेक्ट्रोड। अब इसको एक्सटर्नल सर्किट के अंदर एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। अब बैटरी से इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि आपके राइट हैंड साइड की जो प्लेट है वो हाई पोटेंशियल पर और लेफ्ट हैंड साइड की प्लेट लो पोटेंशियल पर आ जाती है। अब सर्किट में करंट भी मेजर करना है तो इसके लिए एमीटर यहां पर लगाया जाता है और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर के लिए वोल्ट मीटर भी लगाया जाता है। ये देखिए मैंने वोल्ट मीटर भी लगा दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखिए भाई, मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया है और अब मैं इस फोटो सेंसिटिव मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट करता हूं। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है इलेक्ट्रॉन निकल पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल पड़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलकर ट्यूब में आते हैं तो ट्यूब में मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो ये हाई पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट होता है, स्पीड अप होता है। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है और उसको आपके राइट हैंड साइड वाली प्लेट पर ले आती है। ठीक है जी। तो जो प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ती है उसको एमीटर बोलेंगे और लो पोटेंशियल पे है या इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है इसलिए इसको कैथोड भी बोलते हैं। और जो प्लेट रिसीव कर रही है वो एनोड है या इसको हम कलेक्टर भी बोलेंगे। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन दौड़े चले जा रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर पहुंचते हैं एमीटर डिफ्लेक्शन दे देता है। ये लीजिए सर्किट कंप्लीट हो चुका है। सर्किट में करंट आ चुकी है। सर्किट में करंट आ गई है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया है। तो सुन लो कान खोल के, जो नोटिस करने वाली बात है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करती। लिसन केयरफुली, इलेक्ट्रिक फील्ड कांट एमिट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय लाइट ओनली। Electric field just helps electron to move collector. इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प करती है ताकि वो कलेक्टर तक पहुंच जावे। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाते आ रहा है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी से साइकिल चले आता है। जैसी मेरे पास आता है मैं उसको उसकी मोशन की डायरेक्शन में पुश कर देता हूं। जैसी मैंने मोशन की डायरेक्शन में पुश किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, वो इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करती। ओके।
ओके भैया। हाँ जी, बात समझ में आई आपके? बेटा फील्ड एमिशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 10,000 वोल्ट लगाना है। ये तो हमारी 12 वोल्ट की मामूली सी बैटरी है, समझ गए? अगर आपके दिमाग में ही आ रहा है कि फील्ड एमिशन भी तो होता है, तो बेटा उसके लिए हाई वोल्टेज चाहिए, 10,000 वोल्ट चाहिए। ये तो बैटरी 12 वोल्ट की है मामूली सी, ये क्या इलेक्ट्रॉन निकालेगी? ठीक है। और कोई डाउट? समझ में आ गया ये? समझ में आ गया बच्चों? मैं आगे बढ़ू? मैं आगे बढ़ू बेटा? मुझे 5 लॉज भी चाहिए। मुझे 5 लॉज की तरफ भी बढ़ना होगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ा देती है, स्पीड अप कर देती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालती नहीं है। ठीक है ना? ठीक है बेटा, तुम लोग क्या अक्कल से पैदल हो गए बिल्कुल हैं? ये कैसे बेवकूफो टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा? दिमाग नहीं है जरा सा भी? ये तो पांचवी छठी की बातें हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कमाल कर रहे हो। कम से कम एक छोटी सी मामूली सी बात तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं तुमसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा। कमाल कर रहे हो। और फिर कहते हो अचीवर प्लस में पढ़ रहे हो। मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरे तो बेटा, कम से कम इतना सा तो एक्सपेक्ट करूंगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा। ये तो दिमाग से सोचने वाली बात है ना। वैसे भी आपको इलेक्ट्रोसेट में सिखाते ही है कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है। ये तो कोई कहने की बात है कि? ऐसी बातें पूछ रहे हो बेटा आप तो। ये मैं सोचा कोई और बात पूछेंगे, आप तो ये पूछ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट में क्यों एक्सेलरेट हो रहा है। कमाल है। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम 5 बातें निकालेंगे। और वो 5 बातें क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लाइट की इंटेंसिटी यानी उसकी जो ब्राइटनेस है उसमें चेंज लाएंगे। हम लाइट की ब्राइटनेस में चेंज करने का इफेक्ट देखेंगे। मेरी बात सुनो बच्चों। अगर मैं किसी सरफेस की तरफ लाइट सोर्स को नजदीक लेके आता हूं तो बताइए वहां पर ब्राइटनेस बढ़ेगी या घटेगी? अगर मैं किसी लाइट सोर्स को किसी मेटल सरफेस पे लाऊं तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज। शाबाश। चलो, भगवान की दया से तुम्हें ये तो पता है, वरना मैं तो अभी इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको सोच के बड़ा सदमे में आ गया था। मैंने कि ये क्या पूछ रहे हैं मेरे से। हाँ जी। तो मेरी बात सुनो। अगर मैं किसी लाइट सोर्स को नजदीक लाऊंगा मेटल प्लेट के तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मैं इसी का इफेक्ट देखने जा रहा हूं। इसी का इफेक्ट देखूंगा मैं लाइट सोर्स को फोटो सेंसिटिव मेटल के नजदीक लाऊंगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कुछ पैरामीटर्स कांस्टेंट रखने होते हैं। तो यहां पर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज में ले रहा हूं, यानी सिंगल कलर। यानी लाइट का कलर चेंज नहीं होगा, यानी न्यू कांस्टेंट हो चुका है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। कल मैंने बताई थी ये बात मोनोक्रोमेटिक की।
और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी मैंने कांस्टेंट कर दिया है, ये लीजिए, ये भी कांस्टेंट। अब जैसे ही मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो एमीटर में डिफ्लेक्शन बढ़ता है, यानी करंट बढ़ती है। जैसे ही मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो करंट बढ़ती है, और इनका वेरिएशन मैं एक ग्राफ से नोटिस करता हूं। मैंने करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ प्लॉट किया है। ये ग्राफ मुझे हासिल होता है स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ मुझे स्ट्रेट लाइन हासिल हुआ पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मेरे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। क्या मैं दावे से कह सकता हूं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरी बात, करंट जो होती है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है। यहाँ चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन। अगर करंट बढ़ रही है तो क्या मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं पर सेकेंड? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं पर सेकेंड। तो क्या मैं यू भी कह सकता हूं कि लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ेगा? यही मतलब हुआ ना इसका। करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ओवर हियर चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। So can we say that if current is increasing, it means per second electrons are increasing? So can we say that number of electron per second directly proportional to intensity? Number of emitted electron per second directly proportional to intensity? This is the first law. This is the first law. The number of emitted photoelectrons are directly proportional to the intensity of monochromatic light. Okay. पहला लॉ आ चुका है 5 में से। आप इसको यू भी याद रख सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ेगा नंबर बढ़ेगा, 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 ब्राइटनेस बढ़ेगा नंबर बढ़ेगा। ओके। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ब्राइटनेस पे। ब्राइटनेस, ब्राइटनेस माने इंटेंसिटी। ब्राइटनेस बढ़ेगा नंबर बढ़ेगा, ब्राइटनेस बढ़ेगा नंबर बढ़ेगा। ओके। अरे राखी मित्तल बेटा, सर्किट क्लोज है, इलेक्ट्रॉन कहां से खत्म हो जाएंगे? क्या इलेक्ट्रॉन्स के हम भजिए बना के खा लेंगे? राखी बेटा कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो राखी मित्तल? राखी मित्तल कह रही है इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे फिर क्या होगा? बेटा ये सर्किट है, ये सर्किट है बेटा। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे फिर घुस जाएंगे सर्किट में, चलते रहेंगे, कभी नहीं खत्म होंगे बेटा। खत्म केवल एक ही कंडीशन में होंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन्स के पकोड़े बना बना के खा लेंगे। ठीक है भाई? ओके। इलेक्ट्रॉन के पकोड़े, यू नो। ठीक है जी। हाँ बताइए, आप इलेक्ट्रॉन के पकोड़े धनिए की चटनी से खाएंगे या सॉस लगा के खाएंगे? ठीक है भाई? आपके जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है देख देख के, पढ़ पढ़ के क्वेश्चन, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, कोकोनट की चटनी, ओके। एक जो है मुझे एडवाइस दे रहे हैं कोकोनट की चटनी, कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सब मूड बना के, डोंट मिस द चांस। आ जाओ सब मूड बना के, डोंट मिस द चांस, ऑल द रजनी फैंस। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा पहला लॉ समझ में आ गया ना सबके?
चलो आगे बढ़ते बच्चों। पहला लॉ हमारा आ चुका है, वो ये कहता है कि अगर ब्राइटनेस बढ़ेगी तो नंबर इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना चालू कर देंगे। किसी भी मेटल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है तो आपको उसमें ब्राइटनेस बढ़ानी होगी। अब बेटा हम सेकेंड स्टेज पे आ चुके हैं। अभी आपने देखा मैंने पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा हुआ था, अब पोटेंशियल का इफेक्ट लिया जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज में लेता हूं, यानी कलर में कोई चेंज नहीं। और अब मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया बेटा। नाउ द इंटेंसिटी हैव बीन कांस्टेंट, नाउ द इंटेंसिटी हैज बीन केप्ट कांस्टेंट। अब इंटेंसिटी कांस्टेंट रख दी बेटा मैंने, ठीक है ना। पिछले केस में इंटेंसिटी वेरी कर रही थी, अब मैंने कांस्टेंट रख दी। अब मैं कलेक्टर का एमीटर के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा बेटा, और उसका इफेक्ट देखूंगा। तो इसके लिए मैंने ग्राफ बना लिया, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विद रेस्पेक्ट टू इमीटर। आप चाहे तो देख सकते हैं, मैंने बगल में प्लेट्स भी बना दी है। ये कलेक्टर है और ये इमीटर है, ओके। ये माइनस पे है, ये प्लस पे है, ध्यान रखना। जैसे इलेक्ट्रॉन निकले दौड़े चले गए। अब मैं इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने वाला हूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला हूं। तो मैं क्या नोटिस करता हूं कि करंट बढ़ती है, करंट इंक्रीज हो गई। जैसे ही मैंने पोटेंशियल बढ़ाया करंट भी इंक्रीज हो गई। ये क्या, पोटेंशियल बढ़ने पे भी करंट बढ़ रही है। फिर मैंने पोटेंशियल को बढ़ाए रखना जारी रखा, लेकिन मैं क्या देखता हूं, करंट एक फिक्स वैल्यू तक बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। करंट पोटेंशियल की एक सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज होती है एंड आफ्टर दैट कांस्टेंट हो जाती है। इस कांस्टेंट करंट को कहते हैं सैचुरेशन करंट। इस कांस्टेंट करंट को कहते हैं बच्चों सैचुरेशन करंट। देखो, सैचुरेशन करंट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हमें मालूम है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट रखोगे तो करंट भी कांस्टेंट होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट लॉ में। लेकिन हमें डाउट यह है कि फिर करंट इंक्रीज क्यों हुई, करंट इंक्रीज होकर कांस्टेंट क्यों हुई। तो उसका रीजन ये है बच्चों कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती। लिसन केयरफुली, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती। ये जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू तक होती है, जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू तक होती है। इसका रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जब सरफेस को छोड़ते हैं तो एटम से कोलाइड करके अपनी एनर्जी का लॉस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा कोलिजन में एनर्जी का लॉस करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी लॉस बाहर निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। एक दूसरा रीजन ये भी है कि एक इलेक्ट्रॉन तो बैठा है कंडक्शन बैंड में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी लोअर बैंड में है। तो इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना होगा, फिर मेटल से बाहर निकालना होगा, तो इसमें एनर्जी का ज्यादा लॉस होगा। जबकि एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में बैठा है तो इसको छुड़ाना और आसान होगा। तो जिस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना आसान है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस से उसके लिए आपको एनर्जी लॉस उतना ही ज्यादा करना होगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है जी। तो आपको एक फैक्ट पॉइंट पता चल रहा है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती, ये जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करती है। इसका रीजन है कि बिफोर लिविंग द सरफेस इलेक्ट्रॉन्स अदर एटम से कोलाइड करता है और अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर लेता है। दूसरा रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जितने हाई एनर्जी लेवल पर होगा माने कंडक्शन बैंड में होगा, वो जब निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। हाँ जी, समझ में आई बात। आगे बात समझ में। क्या बच्चों आपको एक फैक्ट पता चल रहा है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है? बोलो बच्चों। अरे अब सुनो ध्यान से,
है ना। इससे एक फैक्ट पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है। तो इनिशियल करंट जो होती है वो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। इनिशियल करंट फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं तो हम मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लाते हैं, इसलिए करंट इंक्रीज होती है। और अल्टीमेटली हमने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट है, इसलिए एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर जाकर सारे इलेक्ट्रॉन खींचे चले आते हैं और करंट कांस्टेंट हो जाती है। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं सैचुरेशन करंट पे ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग कलेक्टर। सैचुरेशन करंट की स्थिति में जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सारे के सारे कलेक्टर पर पहुंच रहे हैं। बोलो। नहीं, बिना पोटेंशियल इंक्रीज किए ग्राफ आ ही नहीं सकता। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई तो ये ग्राफ बनेगा ही नहीं। ओके, बोलो बच्चों। एवरीबॉडी, आई एम आस्किंग यू एवरीबॉडी, पूछता है भारत, पूछता है भारत, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बेटा शेफाली, आप अपने गूगल क्रोम को रिफ्रेश करो, तभी आपको ऑडियो वीडियो दिखाई देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर पहुंच गए तो करंट कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक बात पता चल चुकी है कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, तो मैं ये काइनेटिक एनर्जी ही पता लगाना चाहता हूं। मैं ये के मैक्सिमम ही पता लगाना चाहता हूं। इसके लिए मैं पोलैरिटी को रिवर्स करता हूं। मैंने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, जो प्लस था उसको माइनस कर दिया, जो माइनस था उसको प्लस कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स अब इनको रिटार्ड करेगा बेटा, इनको रोकने की कोशिश करेगा। ये देखिए अब ग्राफ हमारा नेगेटिव रेंज में चल पड़ा। देखो, माइनस वी ऑफ कलेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एमीटर, पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। करंट कब हो जाती है और एक सर्टेन वैल्यू पर जीरो हो जाती है। जिस सर्टेन वैल्यू पर करंट जीरो होती है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो सुन लो, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एमीटर एट विच करंट बिकम जीरो, इसको कहते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कौन से इलेक्ट्रॉन को रोका है? क्या फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोका गया है कलेक्टर पर पहुंचने से? यस, यस। अब स्लोएस्ट कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है स्लोएस्ट? कान खींच के लंबे कर दूंगा अगर ये गलत सलत जवाब दिए तो। जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसको रोकेंगे तो बाकी के तो सारे रुक ही जाएंगे ना। अबे तुमने जब सबसे एनर्जेटिक को ही रोक दिया तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स की क्या बिसात है। तो याद रखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोका गया, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोका गया। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फास्टेस्ट की काइनेटिक एनर्जी हासिल हो जाएगी। अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लेते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करो, वही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है भाई। बाय नोइंग द स्टॉपिंग पोटेंशियल यू कैन फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ। अब मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। अगर इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगी। बोलो।
क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। अगर इंटेंसिटी बढ़ गई तो फर्स्ट लॉ से करंट भी बढ़ेगी। अब मैं देखना चाहता हूं इंटेंसिटी बढ़ने से फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट आता है। उसके लिए मैंने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, करंट कम हुई, पर ये क्या, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जाकर करंट जीरो हो रही है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी? क्या इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी? लेट मी नो व्हाट यू आर थिंकिंग। लेट मी नो व्हाट यू आर थिंकिंग, प्लीज टेल मी, टेल मी प्लीज। शाबाश। तो बच्चों क्या इसमें ये फील आ रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ने से नो डाउट करंट बढ़ती है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। सही है? सही है क्या बात? करंट बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। नहीं बढ़ती। जो मैं बोल रहा हूं ना उसको जवाब दो। वैशाली आप अपना दिमाग मत लगाओ ज्यादा, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो सुनो ध्यान से। ब्राइटनेस बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा। ब्राइटनेस बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ। ब्राइटनेस बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा। ब्राइटनेस बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा। ठीक है? ठीक है भाई? हाँ जी। बात समझ में आई आप लोगों के? बात समझ में आई बच्चों? बोलो भाई। अब बेटा यही हमारा सेकंड लॉ है। वो कहता है कि इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है? ठीक है भाई? चलो, अब मैं ये जितनी भी बातें आपको बताई हैं उन सबको मैंने रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दिया है ताकि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। देखिए, saturation current, maximum constant value acquired by current in this stage, all emitted electrons are reaching collector। यही है बात बेटा, यही बात समझाई मैंने भी आपको, यही बात समझाई मैंने आपको। क्लियर? और देखो, stopping potential, minimum negative potential of collector with respect to emitter at which current becomes zero। In this stage the fastest electron have been stopped to reach collector। क्या यही एक्सप्लेन किया है मैंने आपको? तो बच्चों आपको नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने लिखे लिखाए रख दिए या पहले ही। ओके? क्लियर? क्लियर प्रभु? ए प्रभु? और देखो, क्या ये फैक्ट भी अभी अपन ने फाइंड आउट किया है? काइनेटिक एनर्जीज ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल, but it varies from 0 to a maximum value even monochromatic light is used because electrons are in different energy states, and another reason is before leaving the surface they collide with other particles and loses their energy। यही बात बोली थी मैंने आपको। क्लियर? क्लियर है भाई?
तो क्या हम कह सकते हैं अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट? क्लियर? ये सेकंड लॉ आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम दो लॉ ला चुके हैं कि इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर बढ़ता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। ठीक है भाई? रीजन ये है कि जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो जो फोटोन पहले एनर्जी दे रहा था वही फोटोन अब एनर्जी दे रहा है, इसलिए दोनों कंडीशंस में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम है। भाई एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम अगर तुम जानते हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोक रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नेगेटिव होगा। अब वर्क डन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और इनिशियल कितनी इलेक्ट्रॉन की? के मैक्स। तो इससे आपका रिजल्ट आ जाता है ईवी नॉट इक्वल टू के मैक्स। तो इसका रीजन ये हुआ कि दोनों कंडीशंस में जब इंटेंसिटी कम थी और जब इंटेंसिटी ज्यादा है, दोनों कंडीशन में फोटोन की एनर्जी सेम है। तो जब फोटोन की एनर्जी सेम है तो दोनों कंडीशंस में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। ठीक है भाई? ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट हो तो बोलो। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बंद हो जाता है? क्या इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टॉप हो जाता है? नहीं, नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं लेकिन रिटार्ड होते हैं, अपनी सारी एनर्जी लूज करते हैं और वापस चले जाते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है जी? हाँ, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाते, रास्ते से ही लौट जाते हैं, तो एमिशन तो चलता है लेकिन कलेक्टर तक नहीं पहुंचते इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बट दे कुडंट रीच कलेक्टर। ठीक है जी? ठीक है भाई? सारी चीजें क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? शुड आई प्रोसीड फर्दर? अब बेटा, अब तक हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी थी, अब फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का वक्त आ गया। नाउ टाइम हैज कम टू चेंज द फ्रीक्वेंसी। नाउ आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ लाइट। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जाएगी तो लाइट का कलर भी चेंज होगा। तो अभी जस्ट जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसी को रिपीट करेंगे, सेकेंड लॉ वाले एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। हमने रेड कलर का बल्ब लिया, रेड कलर के बल्ब से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये सैचुरेशन करंट आ गई, पोलैरिटी रिवर्स की, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। अब यही एक्सपेरिमेंट मैं हाई फ्रीक्वेंसी लेके करूंगा। ग्रीन की फ्रीक्वेंसी, ग्रीन की फ्रीक्वेंसी रेड से ज्यादा होती है, ये लीजिए, सेम इंटेंसिटी मैंने एडजस्ट कर रखी है इसलिए करंट सेम आ रहा है। अब पोलैरिटी रिवर्स करते हैं तो मोर नेगेटिव, स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो गया भैया, ये तो होना ही था।
फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटोन ज्यादा एनर्जी डिलीवर करेगा, तो के मैक्सिमम बढ़ेगा, के मैक्सिमम बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। सही है कि नहीं, बोलो? ये तो होना ही था। अब मैंने ब्लू कलर की लाइट ली, इंटेंसिटी एडजस्ट की है कांस्टेंट, मोर फ्रीक्वेंसी मोर नेगेटिव इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये फ्रीक्वेंसी न्यू1, ये न्यू2, ये न्यू3, ओके। न्यू3 is greater than न्यू2 is greater than न्यू1, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 3 is greater than स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 2 is greater than स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 1। अपन यू भी कह सकते हैं K maximum in third case is greater than K maximum in second case is greater than K maximum in first case। सही है बात, बोलो? करंट सेम हमने कर रखा है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट सेम आ गई। ये हमने एडजस्ट किया है, अपने आप नहीं हो रहा है। ठीक है जी। इस ग्राफ से हमें ये तो पता चल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, बट ये डिपेंडेंसी कैसी है ये पता नहीं चल रहा। ये पता नहीं चल रहा कि डिपेंडेंसी कैसी है, तो इसके लिए फर्दर एक ग्राफ प्लॉट होगा। अब की बार हमने ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। देखो, अगर मैं सीजियम मेटल की बात करूं तो सीजियम विजिबल लाइट से सेंसिटिव होती है, इसलिए अगर सीजियम पर रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड डालोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल तब आएगा जब फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा हो, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए, इसलिए आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज छोड़नी पड़ेंगी। ये देखिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, तीनों पर इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हुआ। अब विजिबल आती है, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो गया, उसके बाद आपको ग्राफ हासिल हो रहा है स्ट्रेट लाइन। जिस फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ बनना स्टार्ट होता है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी अगर ग्राफ है तो इसका स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का रेशियो होता है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो सेम यही ग्राफ काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का भी आएगा। यहां स्लोप चेंज हो जाएगा, यहां स्लोप आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, यहां स्लोप रहेगा प्लैंक्स कांस्टेंट। दोनों ग्राफ की डिजाइन एक जैसी होती है लेकिन स्लोप का डिफरेंस होता है। अब बताइए, क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज हो रही है? आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते। ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी तो आपको ये कहना होगा कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली और लीनियरली विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। यही हमारा थर्ड लॉ है, दिस इज आवर थर्ड लॉ। और फोर्थ लॉ ये कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। दिस इज फोर्थ लॉ। और फिफ्थ लॉ ये कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है, अगर फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है तो लाइट के आने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में किसी तरह का कोई डिलेमेंट नहीं होता। There is no time lag between incidence of light and emission of electron. ठीक है भाई? ये ग्राफ समझ में आ गया तुम लोगों के? अरे समझ में आ गई क्या? ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश। सारे बच्चे कह रहे हैं कि समझ में आ गया। अरे कोई एक आध तो होगा जिसको डाउट हो इसमें। सबको आ गया ना समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बच्चों, ये जो बातें मैंने आपको बोली हैं इनको मैं स्टेटमेंट की फॉर्मेट में भी बता देता हूं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी।
ये हमारा थर्ड लॉ, ठीक है। फोर्थ लॉ मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बताया था। इट इज ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, certain minimum frequency of light required for a metal so that electron emission takes place, below which no emission takes place. It depends on nature of metal. सही है बात, यही बात बोली मैंने भी आपको, ठीक है, ठीक है भाई। और फिफ्थ लॉ मैंने आपसे कहा था, if frequency of light is sufficient then there is no time lag between incident of light and emission of electron. ये हमारे 5 लॉज आ गए जो हमें लेनार्ड ने दिए थे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इन सारे लॉज को। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सेकेंड लॉ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। थर्ड लॉ, maximum kinetic energy increases uniformly with increase in frequency. Fourth law, below threshold frequency no emission takes place. Fifth law, there is no time lag between incidence of light and emission of electron. ठीक है जी, ये अपना एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। The experiments have been completed. क्लियर? ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है बच्चों। फिफ्थ लॉ ये कहता है कि जैसे ही लाइट आकर गिरेगी मेटल पे, इलेक्ट्रॉन फौरन निकल पड़ेगा, यानी टाइम डिले नहीं होगा। एकदम इसको कोलिजन की माफिक देखें आप, जैसे कोलिजन होता है दो पार्टिकल्स में, तो विद इन 10⁻⁹ सेकेंड मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। सेम वही यहां होगा, ठीक है। ठीक है भाई, अब इसमें एक बात आई है बेटा यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, तो याद रखें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से रिलेटेड होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से रिलेटेड होती है, तो याद रखें अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा हो तो वर्क फंक्शन की बात चल रही है, ध्यान रखना। और ये कंडीशन याद रखना, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा है तो ही इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो जो वर्ड आप फ्रीक्वेंसी के लिए यूज में ले रहे हैं वेवलेंथ के लिए उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए बोलोगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अबव व्हिच नो एमिशन टेक्स प्लेस, अबव व्हिच नो एमिशन टेक्स प्लेस। उल्टा बोलना, फ्रीक्वेंसी सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के लिए सर्टेन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है भाई, ठीक है जी। अब जैसे एक क्वेश्चन है जो हमारा सेकंड वाला जो था एक्सपेरिमेंट उसी से रिलेटेड है। ये मैंने प्लॉट किया फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशंस, 3 डिफरेंट रेडिएशंस के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया। ये रेडिएशन ए है, ये रेडिएशन बी है और ये रेडिएशन सी का ग्राफ है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि ए और बी में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसकी कम है। अब ये 5 लॉज दिमाग में रखिए और अपने आंसर दीजिए। ए और बी में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? बिल्कुल, देखिए फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन स्टॉपिंग पोटेंशियल से, और आप देख सकते हैं ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम। बताइए ए और सी में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है किसकी कम है?
ए और सी में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी कम है? देखो आप साफ देख सकते हैं कि ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, और आप ये भी देख सकते हो कि ए के स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सी के स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड से कम है। इसका मतलब है ए की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम है ना बेटा? और जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, है ना? तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इसका मतलब सी की वेवलेंथ ए से कम है। अब ए और बी की इंटेंसिटी में रिलेशन बताइए। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का कनेक्शन करंट से होता है। जिसकी करंट ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, तो सैचुरेशन करंट बी की ज्यादा है, इसलिए बी की इंटेंसिटी ज्यादा है। और सी और बी के बारे में क्या बताओगे? सी और बी दोनों की इंटेंसिटी सेम है, बोथ हैव सेम इंटेंसिटी। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? और कैसे अप्लाई करोगे, कर लोगे इनको अप्लाई, एप्लीकेशंस को? ऐसे जजमेंट देने हैं आपको। बी और सी की इंटेंसिटी सेम, क्योंकि सैचुरेशन करंट सेम, सैचुरेशन करंट सेम, करंट का रिलेशन है इंटेंसिटी से। फर्स्ट लॉ, ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक मेटल है, इस मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5200 एंगस्ट्रॉम है। इस पर वन बाय वन मैंने 4 बल्ब स्विच ऑन किए एंड स्विच ऑफ किए। सबसे पहला बल्ब 10 वॉट का अल्ट्रावायलेट, उसके बाद 5 वॉट का अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद 1000 वॉट का इंफ्रारेड और 500 वॉट का इंफ्रारेड। तो क्वेश्चन ये है कि इन विच बल्ब मैक्सिमम करंट विल बी रिकॉर्डेड, मैक्सिमम करंट विल बी रिकॉर्डेड। तो कौन सा बल्ब जलाए कि मैक्सिमम करंट रिकॉर्ड हो? ये एक के बाद एक चालू किए गए और बंद किए। बेटा जब भी आपसे करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप ये जज करना कि इलेक्ट्रॉन एमिशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि कई बार क्या क्वेश्चंस में बेवकूफ बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो ही नहीं रहा होता और हम अपना दिमाग लगा लेते हैं। तो मुझे बताओ, हमारा जो ईएमडब्ल्यू स्पेक्ट्रम था उसमें ये जो रेंज है 5200 एंगस्ट्रॉम, किस रेंज में आएगी वेवलेंथ? क्या ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आएगी? इसका मतलब है ये विजिबल रेंज में है। तो इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहां पर है? विजिबल रेंज में। अब मैं बात करूं इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो तो 7000 से भी ज्यादा होती है, तो 5200 से तो ज्यादा ही होगी। और अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। नो, नो इलेक्ट्रॉन एमिशन। वेवलेंथ अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। तो इसका मतलब है 1000 वाट का और 500 वाट के दोनों इंफ्रारेड बल्ब यूजलेस हो गए। अब अल्ट्रावायलेट बल्ब की जो वेवलेंथ है वो तो 4000 से भी कम है, यानी थ्रेशोल्ड से भी कम है। तो इसका मतलब दोनों बल्ब इलेक्ट्रॉन एमिशन करेंगे। अब यू कह सकते हो पावर इन केस ऑफ 10 watt इज लार्ज, पावर इन 10 watt इज लार्ज, सो मोर करंट। ओके, ऐसे जजमेंट करना। समझ में आ गई बात? तो याद रखना, करंट का जब भी क्वेश्चन आए पहले जज करना इलेक्ट्रॉन एमिशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा।
इसमें फोर्थ लॉ अप्लाई किया अपन ने। ठीक है, अबे वेवलेंथ अगर बढ़ती जाएगी तो उसकी फोटोन की एनर्जी कम होती जाएगी ना। अगर फोटोन की वेवलेंथ बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी। तो एनर्जी कम होते होते वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी। अगर तुमने फिर भी वेवलेंथ को बढ़ा दिया तो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन एमिशन बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ऊपर वेवलेंथ आने पर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। इतनी सी बात है। बेटा पावर के रिलेशन मैंने ये बताया है कि जिसमें पावर ज्यादा होगी नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, और जहां नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे वहां करंट ज्यादा होगी। फर्स्ट लॉ से देखो ना, फर्स्ट लॉ करंट इंटेंसिटी से रिलेटेड है और इंटेंसिटी पावर से रिलेटेड है। ठीक है, और बोलो, और कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, नहीं, लैम्डा का रिलेशन आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से लोगे बस। ये देखो, इसमें 4 ग्राफ है, आपको सही ग्राफ ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। अब सबसे पहला ग्राफ देखिए, आप बताओ ये सही है कि गलत है। भाई ये ग्राफ जहां से चालू हो रहा है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और ग्राफ जिस रीजन में बना है वहां वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन इम्पॉसिबल है। अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब है ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात? ये ग्राफ ऐसी रेंज में बना है जहां वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ ही नहीं तो ग्राफ कैसे बन गया? ठीक है ना। सेकंड ग्राफ की बताना, ये सेकंड ग्राफ, ये लो, क्या इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि ग्राफ उस रेंज में बना है जहां वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एमिशन इम्पॉसिबल। अब थर्ड को देखो, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ग्राफ उस रेंज में बना है जहां वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम है, तो ये पॉसिबल है। तो ये करेक्ट हो गया आपका। और चौथा, क्या चौथे में भी वही समस्या है, ग्राफ उस रेंज में जहां वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो इम्पॉसिबल। ये जेई मेंस में 2 बार आ गया बेटा, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया जेई मेंस के अंदर। समझ में आया आपको? इसका लॉजिक ढूंढ लोगे क्या तुम लोग? इसका लॉजिक ढूंढ के सही आंसर दे दोगे क्या? ऐसे 5 लॉज है ना बेटा, ऐसे आते हैं एग्जाम में। या तो डायरेक्ट आएंगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और रॉन्ग, है ना, या फिर इस तरीके से घुमा घुमा के पूछेंगे। तो क्या तुम जवाब दे पाओगे? दे पाओगे जवाब? ये 5 लॉज, ये 5 लॉज तो हमें बताए थे लेनार्ड ने, लेकिन उनके पास इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था।
तो इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन आगे आए, उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी और उससे इन्होंने 5 लॉज को एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 5 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या आप तैयार हैं? क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सबसे पहली चीज, आइंस्टीन कंसिडर्ड क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट जब मैटर से इंटरेक्ट करेगी तो अपनी एनर्जी फोटोन की फॉर्म में देगी। हमेशा याद रखना बेटा, एक बार में सिर्फ एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देता है, दो फोटोन मिलकर कभी भी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दे सकते। जैसे मान लो वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब मैं कहूं इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दो फोटोन आकर गिर गए, क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? तो आप कहोगे नहीं। ये नहीं कि आप जोड़ लो इन दोनों को, 3 और 3 6 हो गए, 6 तो 4 से ज्यादा है तो निकल जाएगा, तो गलती हो जाएगी बहुत बड़ी वाली। समझ गए? एक बार में सिर्फ एक ही फोटोन अपनी एनर्जी दे पाएगा, अब उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा ही। समझ गए? ये आता है बेटा, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस टाइप के कि जैसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दो फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन पे गिर गए, वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एमिशन होगा या नहीं होगा? तो आप कहना नहीं होगा, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही फोटोन अपनी एनर्जी देगा और वो वर्क फंक्शन से कम है। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं हम। फोटोन की एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, इसकी एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में खर्च होता है और रिमेनिंग पार्ट इसको काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कर देता है। तो फाई नॉट के बराबर से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और बाकी से इसको धक्का मार देता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन मैंने लगा दिया। टोटल एनर्जी बिफोर प्रोसीजर कितनी? एच न्यू, और बाद में वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, तो इससे के मैक्स आपके पास आ गया है एच न्यू माइनस फाई नॉट। This is maximum kinetic energy of photoelectron from Einstein's equation and it is equal to difference of energy of photon and work function। ठीक है जी, इसको दिमाग में बिठा के रखना। हर साल इस पे से एक क्वेश्चन बन रहा भी है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस इक्वेशन से, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। अब इसकी फॉर्मेट है, अगर आपको क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्ड यूज में ले तो के मैक्स को लिख देना ईवी नॉट, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो एच डी नॉट, अगर स्पीड बोले तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोले तो एस सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है जी, और 12,400 वाला फार्मूला यूज लेने का टाइम आ गया। अब इसी की न्यूमेरिकल्स हम लेंगे, न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, तैयार हैं आप? तैयार हैं? मानसी उपाध्याय में कोलिजन को लेके अचार डालूंगा क्या बेटा? जब मैं आपसे के मैक्स बोल रहा हूं तो कोलिजन में एनर्जी का लॉस क्यों लूं मैं उस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा जो लूजली बाउंडेड है, यानी कंडक्शन बैंड में। तो जब भी आप के मैक्स लिखें इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, बाकी की बातें फिजूल है या लिखना ही बेकार है। ठीक है, बेटा जब हमारे सारे कंसेप्ट के मैक्स पर बेस्ड हैं, सारे थ्योरेटिकल इक्वेशंस, तो इससे कम एनर्जी या कोलिजन वोलिजन का नाम क्यों? वो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर बता ही दिया मैंने आपको, थ्योरेटिकली पूछा जाएगा, उसका आंसर दे देना। ठीक है, ओके। अब जैसे देखो मैं इसके क्वेश्चंस की एप्लीकेशंस ले रहा हूं, ध्यान से देखते रहना बेटा। एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछ रहा हूं, इफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल है वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बच्चों यहां पर वर्क फंक्शन मेरे को दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेरे को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी गई है, तो इसके लिए आइंस्टीन इक्वेशन की जरूरत नहीं है, ये तो इंडिविजुअल फार्मूले से ही सॉल्व हो जाएगा। 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू हो जाएगा 12,400 अपॉन 2, तो आपका आंसर डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में आएगा 6200 एंगस्ट्रॉम। अब फ्रीक्वेंसी पूछी है तो फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, तो फाई न्यू नॉट इक्वल टू फाई नॉट अपॉन एच हो जाएगा। अब यहां ध्यान रखना बेटा, फ्रीक्वेंसी अगर हर्ट्ज में लेनी है तो वर्क फंक्शन जूल में होना जरूरी है, तो जूल में कन्वर्ट कर लेना इसको।
प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, तो 3.2 अपॉन 6.6 इंटू 10 की पावर 15। अब देखिए 3.2 से 6.2 नियरली 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 0.5 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज, क्योंकि सारी वैल्यूज एसआई सिस्टम में इसलिए यूनिट हर्ट्ज आएगी, और 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है जी, ठीक है। आइंस्टीन इक्वेशन केवल तभी लगेगी, आइंस्टीन इक्वेशन केवल तभी अप्लाई होगी जब कम से कम आपके पास दो एनर्जीज हो। देखो फाई नॉट मेटल की एनर्जी है, और के मैक्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, और एच न्यू लाइट की एनर्जी है। तो आइंस्टीन इक्वेशन में तीन एनर्जी आती है, मेटल, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन। तो कम से कम दो एनर्जी आपके पास होगी तभी इक्वेशन अप्लाई होंगी। ठीक है, ठीक है भाई। संकेत कुमार ठाकुर, जैसा मैं बता रहा हूं ध्यान से देख ले बेटा, तू अपने दिमाग को मत तोड़ा इधर उधर। हाँ, तू दिमाग मत लगा बस, मत करना उससे जो मैं कह रहा हूं ना तेरे को, संकेत कुमार ठाकुर, मत करना उससे। जो मैंने आपको बताया है केवल उसी से सॉल्व करें। नो नीड टू डाइवर्ट योर ब्रेन हियर एंड देयर। ठीक है भाई। और देखो, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, wavelength of incident light is 4000 angstrom and work function of cathode material is 1.1 electron volt. Calculate stopping potential and range of kinetic energy for ejected electrons. देखो बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है के मैक्स यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और आपको दे रखी है वेवलेंथ यानी फोटोन की एनर्जी, और एक आपको दे रखा है वर्क फंक्शन यानी मेटल की एनर्जी। तीन एनर्जी हो तो आपको आइंस्टीन इक्वेशन लगानी चाहिए। तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू, अब आपको वेवलेंथ दे रखी है बेटा, तो आप 12400 वाला फार्मूला लगाएं बटे 4000। वर्क फंक्शन हो गया 1.1, दोनों की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई बेटा, तो ये 3.1 हो गया। तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया बेटा। अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जूल में भी पूछी जाए तो भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे और फिर इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड आई होप आप कर सकेंगे। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ओके, अब क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा बेटा, तो अपन को मालूम है ईवी नॉट इक्वल टू के मैक्स। अब के मैक्स अपने पास आया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 से 2 कट गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट आ गया। ओके बेटा, हमेशा याद रखना आइंस्टीन इक्वेशन से आपको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हासिल होगा वो हमेशा पॉजिटिव हासिल होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। असल में आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड की है, और काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू इम्पॉसिबल है। सो फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन यू ऑलवेज ऑब्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल। ओके, लेकिन अगर ऑप्शंस में यू लिखा हो 2 वोल्ट, -2 वोल्ट, 3 वोल्ट, -3 वोल्ट, तो इसमें माइनस वाला मोर करेक्ट होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, stopping potential is minimum negative potential at which current becomes zero. Okay, ये थोड़ा सा आप टेक्निकल पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे, आप थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट ध्यान रखिएगा इस जगह पर। समझ गए? जवाब भी देते रहा करो। हाँ तो बच्चों, आइंस्टीन इक्वेशन से स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालते हम। लेकिन अगर ऑप्शन में स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस में भी दे रखा है तो मोर करेक्ट कौन सा होगा? मोर करेक्ट, मोर करेक्ट नेगेटिव वाला। ध्यान रखिएगा, ध्यान रहे। ओके, हाँ, ओ ओके। और देखिए, a laser light of power 5 milliwatt is incident normally on a metal surface. In each second 8 into 10 is per 15 photon incident on it. Find kinetic energy of fastest electron is stopping potential. आपको वर्क फंक्शन दिया है, के मैक्स पूछा गया है। अब मुझे बताओ आइंस्टीन इक्वेशन अगर मैं लगाऊं
तो फोटोन की एनर्जी तो है ही नहीं मेरे पास। अब फोटोन की एनर्जी तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूं बताओ, व्हाट शुड आई डू? क्या ये पावर से और नंबर ऑफ फोटोन से मैं फोटोन की एनर्जी निकाल सकता हूं क्या बच्चों, बताओ मुझे। क्या इन दो वैल्यू से एनर्जी निकाली जा सकती है? बिल्कुल। बताओ बच्चों पावर क्या होती है, याद करो, NSC बाई लैम्डा, याद है बच्चों? बोले तो नहीं? तो N इक्वल टू हो गया बेटा पावर इंटू लैम्डा बटे HC। ओके, पावर आपको दी है 5 मिली वाट, तो 5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, इंटू वेवलेंथ कितनी है यहाँ पर? अरे वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी अपने को, तो वेवलेंथ निकालनी है बेटा। लैम्डा इक्वल्स टू NSC अपॉन पावर। ओके, ओके बच्चों, तो लैम्डा इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन है 8 इंटू 10 की पावर 15, HC की वैल्यू अपने को मालूम है 2 इंटू 10 की पावर -25, पावर 5 मिली वाट, 5 इंटू 10 की पावर -3, तो 16 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर कितना आएगा बेटा? -7 मीटर। सारी वैल्यूज SI सिस्टम में इसलिए मीटर। ये 3.2 हो गया। अब मुझे बताओ बेटा 10 की पावर -7 मीटर 1000 एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो ये बन गया 3200 एंगस्ट्रॉम। याद है कल बताई थी मैंने सारी बातें, 10 की पावर -7 मीटर मीन्स 1000 एंगस्ट्रॉम, तो 3.2 मल्टीप्लाइड विद 1000, 3200 एंगस्ट्रॉम। तो अब मैं के मैक्स ला सकता हूं बच्चों, आई कैन फाइंड के मैक्स 12400 डिवाइडेड बाय 3200, वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 0 कट गया। हाँ बोलो कितना आ रहा है? 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 8 3 जा 24, 24 कैरी 7, 8 8 जा 64। भाई मेरे पास आ रहा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आई एम गोइंग टू फाइंड, एंड दैट इज 1.9 वोल्ट। नाउ लेट मी नो, अगर ऑप्शंस में -1.9 वोल्ट हो तो करेक्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, -1.9, ठीक है। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या तुम्हारे? इस क्वेश्चन में दो मिक्सिंग थी बेटा, एक तो पावर वाले क्वेश्चन की और एक आइंस्टीन इक्वेशन का मिक्सर क्वेश्चन था ये। दिस वाज मिक्सर क्वेश्चन। ऑल राइट एवरीबॉडी, ऑल राइट बच्चों, तुम्हारे समझ में तो आ रहे हैं ना ये कंसेप्ट? समझ में तो आ रहे हैं ना बेटा? ठीक है। हाँ बेटा, पावर से सिर्फ फोटोन की वेवलेंथ निकलती है और आइंस्टीन इक्वेशन से के मैक्स निकलती है। समझ गए? समझ गए मुन्ना राजा? ठीक है। NSC बटे लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहता है तो वैल्यू निकालना चाहते हैं वर्षा, तो इसके लिए तो क्या जरूरत आ रही है आपको? NSC बटे लैम्डा निकालने की पावर तो दे ही रखी है ना क्वेश्चन में, पावर तो दे ही रखी है। मैंने जो बेटा, अपन कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप उसी से करेंगी। पावर से डायरेक्ट एनर्जी निकाल लोगे बेटा, लेकिन फिर पावर से जो एनर्जी निकालोगे ना जूल में आएगी, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा। तो अपना क्वेश्चन क्यों लंबा चौड़ा घसीटे जा रहे हो? डायरेक्ट करो बेटा। आप ला सकते हो पावर से एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी जूल में आएगी, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा। तो काय को मुसीबत खड़ी कर रहे हो खुद के लिए? ठीक है ना? और वेवलेंथ अगर निकाल लेते हो तो उससे बड़ा आसान है, 12,400 के बटे भागी तो लगाना, डिवाइड तो करना है। इसलिए कह रहा हूं बेटा मैं, दैट इज वाई आई एम एडवाइजिंग यू टू फाइंड वेवलेंथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कलेक्टर इज कैप्ड एट 2 वोल्ट विद रेस्पेक्ट टू इमीटर। पढ़ लो ढंग से।
A light of wavelength 200 nanometer incident on emitter of work function 4.5 electron volt. Find maximum and minimum kinetic energies of photoelectrons on reaching collector. बताओ आपका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आपका आंसर? What will be the answer? बोलो बोलो बच्चों, बोलो बच्चों. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी हुई, तो के मिनिमम तो आपके पास आएगी 0 और के मैक्सिमम आपके पास आइंस्टीन इक्वेशन से आएगी 12,400 डिवाइडेड बाय 2000. बेटा 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम होता है, तो नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वर्क फंक्शन 4.5, 6.2 में से 4.5 जाएंगे तो बचेंगे 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सुनो बच्चों, ये तो तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी हुई, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और मैक्सिमम 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. लेकिन आप शायद पहली लाइन पढ़ना भूल गए. कलेक्टर इज कैप्ड एट 2 वोल्ट विद रेस्पेक्ट टू एमिटर, यानी आपने पहले से ही फील्ड लगा रखी है विद रेस्पेक्ट टू एमिटर. इसका मतलब ये 0 वोल्ट पर है तो ये +2 वोल्ट पर है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. अब इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो लगता है हाई पोटेंशियल की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन स्पीड अप होगा. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है QV. तो Q यहाँ पर E है और V है 2 वोल्ट, तो वर्क हो गया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस नहीं करता, उसके लिए सारे इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसलिए वो सब पर बराबर वर्क करेगा. तो बताओ on reaching collector in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड, तो K मैक्स कितना आएगा? तो 1.7 तो लाइट ने दी थी बेटा एनर्जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड हो जाएगी, तो आपके पास आएगी टोटल 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और जो मिनिमम आएगी, तो निकला था जब 0 थी लाइट की वजह से 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भी सेम वर्क करेगी, तो जब ये पहुंचेगा तो इसकी एनर्जी आएगी 2 इलेक्ट्रॉन. अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये जो कंसेप्ट है समझ में आया कि नहीं आया? बेटा ऐड इसलिए कर रहे हैं, मान लो एक बच्चा साइकिल चलाते आ रहा है और अगर मैं उसको पुश कर दूं मोशन की डायरेक्शन में, तो मेरा वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी में ऐड हो जाता है, मेरा वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में ऐड हो जाएगा. तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में ऐड हो गया. ठीक है? बेटा अगर इमीटर आपने दिया हुआ होता ना, अगर इमीटर लिखा हुआ होता तो इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाता कलेक्टर में, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1.7 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज मोर देन द काइनेटिक एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन कांट रीच कलेक्टर इन दैट कंडीशन. ओके ओके भैया, भाई लोगों, ओके प्रभु. नेक्स्ट, ये बेटा अपने नीट में 3 बार आ गया, ये पिछले 7 इयर्स में 3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मटेरियल यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज F0. कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. अब स्पीड का रेशियो बोला बेटा, स्पीड
when it is illuminated by radiation of frequency 2f0 and 5f0 respectively। अब स्पीड बोला है ना बेटा, तो फर्स्ट केस में स्पीड v1 मान लो। फर्स्ट केस में फोटोन की फ्रीक्वेंसी 2f0 है, तो एनर्जी हो जाएगी 2hf0। वर्क फंक्शन hf0। सेकंड केस में स्पीड v2 मान लो, फोटोन की एनर्जी hf0। वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा बेटा, हाफ एम से हाफ एम कट गया बेटा, v1 स्क्वायर बेटे v2 स्क्वायर, hf0 भी कॉमन निकल के कट गया बेटा 1/4। तो बताओ रेशियो कितना आ रहा है 1/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, लेकिन 3 बार आ गया नीट में 7 साल के अंदर अंदर, और फिर दोबारा आ जाए कोई भरोसा नहीं। बस इसमें ये याद रखना, स्क्वायर रूट लेना मत भूलना लास्ट में, ये बच्चे भूल जाते हैं इसमें। लास्ट में स्क्वायर रूट लेना ना भूलें, मैनी स्टूडेंट फॉरगेट दैट। ओके, in photoelectric effect, when frequency of incident radiation is increased by 20%, then stopping potential increases from 0.5 volt to 0.8 volt। calculate work function। let us consider initial frequency is new। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा इसका 20%, तो 20/100 न्यू, तो कितना बन गया बेटा ये 0 पॉइंट न्यू। इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, तो इंक्रीजेस बाय है ना, तो न्यू प्लस 0 पॉइंट न्यू, तो 1.2 न्यू हो गया है ना। तो पहले न्यू थी, अब कितनी हो गई 1.2 न्यू। तो फर्स्ट केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.5 वोल्ट, तो ई लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ना। मैं आइंस्टीन इक्वेशन लगा रहा हूं सीधे। तो फर्स्ट केस में एनर्जी फोटोन की एच न्यू, वर्क फंक्शन फाई नॉट। सेकंड केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन फोटोन की एनर्जी 1.2 एच न्यू। बेटा वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा, मेटल तो एक ही है। मुझे वर्क फंक्शन चाहिए इस क्वेश्चन में, तो आप फर्स्ट इक्वेशन से एच न्यू की वैल्यू उठाकर सेकंड में रख दो। फर्स्ट इक्वेशन से एच न्यू की वैल्यू उठाकर सेकंड में रख दो, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, सॉल्व कर लेंगे आई होप। 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट, तो आपके पास आता है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 0.2 फाई नॉट। तो फाई नॉट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हियर इज योर आंसर। ओके, बात समझ में आ रही है बच्चों? शाबाश शाबाश। ओके ओके बच्चों, in photoelectric effect, if incident wavelength is increased from lambda to 3 lambda, then stopping potential becomes 1/5। calculate threshold wavelength of the cathode metal। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये अपने 2016 और 17 में लगातार रिपीट हुआ है 2 साल तक, इसलिए ध्यान से देख लें। जब वेवलेंथ चेंज करे और उसके करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो, तो आपको बेसिक फार्मूला यूज में लेना है। तो फर्स्ट केस में कंसिडर करो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, तो एस सी बटे लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। सेकंड केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल 1/5 हो गया, लेकिन वेवलेंथ हो गई 3 टाइम्स, वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा। अब आपको डिवाइड करना है, 5 ऊपर चला गया है ना बेटा, 5 ऊपर चला गया, एस सी बटे लैम्डा माइनस फाई नॉट बटे एस सी अपॉन 3 लैम्डा माइनस फाई नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 5/3 एस सी बाय लैम्डा माइनस 5 फाई नॉट इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। अब 5/3 माइनस 1 एच सी बटे लैम्डा, और ये 5 उधर जाएगा तो 4 फाई नॉट है ना बेटा। अब आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है, इसलिए फाई नॉट की जगह लिख दो एस सी बटे लैम्डा नॉट, तो एस सी से एस सी कट जाएगा,
तो यहां पर आएगा 2/3 इंटू 1/λ इक्वल टू 4λ0। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 2/3, 4/λ0 है ना बेटा। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 12/2 लैम्डा विच बिकम्स 6 लैम्डा। तो इसकी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो 6 लैम्डा है। ये 2 साल तक लगातार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, 16 और 17 में। इसको इसी तरीके से करना है। और देखो, what happens in photoelectric effect if both intensity and frequency of source are doubled? बेटा ये कहता है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को डबल करो। तो मैं कहता हूं फर्स्ट केस में के है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन है फाई नॉट। तो ये कह रहा है कि सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं। बेटा वर्क फंक्शन तो वही रहेगा। अब आप फर्स्ट इक्वेशन से के की वैल्यू एच न्यू की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में लिखेंगे के प्लस फाई नॉट माइनस फाई नॉट। तो 2k प्लस 2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट, तो k डैश इक्वल्स टू 2k प्लस फाई नॉट। तो बताइए सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, मोर देन डबल। क्या आ रही है, मोर देन डबल। ओके, सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी आ रही है बेटा मोर देन डबल। और कितनी, मोर देन डबल से कितनी ज्यादा, वर्क फंक्शन के बराबर। मोर देन डबल से कितनी ज्यादा, वर्क फंक्शन के बराबर। अब इंटेंसिटी को भी डबल कर दिया। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है एन एच न्यू अपॉन ए। ठीक है बेटा, तो आई एन एच न्यू अपॉन ए, तो आई प्रोपोर्शनल टू एन न्यू, यही हुई ना बात। तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन प्रोपोर्शनल टू आई बटे न्यू। ओके, तो n1 बटे n2, i1 बटे i2 एंड न्यू2 बटे न्यू1। अब मुझे बताओ बच्चों, ये कहता है इंटेंसिटी को डबल कर दिया, पहले आई थी अब 2i हो गई, और फ्रीक्वेंसी को भी डबल। तो पहले न्यू थी अब 2 न्यू हो गई, ये 1 हो गया बेटा। दोनों केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो करंट सेम, करंट सेम। क्लियर? बहुत अच्छा स्टैंडर्ड एग्जांपल है बेटा, ध्यान रखना। In hydrogen atom, transition of electron takes place from first excited state to ground state. Photons so produced incident on a metal and stopping potential found to be 3.57 electron volt. Find cutoff frequency. देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एटॉमिक स्ट्रक्चर से जोड़ने की एक परंपरा रही है। ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये फोर्थ। अब अपने को बेटा इनके एनर्जी डिफरेंस भी पता होने चाहिए जो रटे हुए रहते हैं। बताओ, 2 से 1 हो तो फोटोन की एनर्जी 10.2, 3 से 1 आवे तो 12.09, यही होता है ना, और 4 से 1 आवे तो 12.75, यही होता है ना बेटा हाइड्रोजन एटम में। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, तो इसका मतलब फोटोन की एनर्जी कितनी आई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस, अब आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है बेटा, तो के मैक्स कितना हो जाएगा, 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रख दो वैल्यू 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन की एनर्जी 10.2, वर्क फंक्शन। तो एच न्यू नॉट इक्वल टू 10.2 माइनस 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यू नॉट इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 6.63। अब एक बात ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी तब तक हर्ट्ज में नहीं आएगी जब तक वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉरी जूल में ना हो। तो जूल में बदल लो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर लो, बट एक प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये तो कट गया बेटा।
तो 1.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्स। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो यहां हाइड्रोजन एटम से जोड़ दिया गया इसको। वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लाइट इज गिवन बाय, आपके सामने एक लाइट वेव की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है? लाइट वेव की इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है क्या हुआ? स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही क्या? आप लोगों को स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना? क्यों? why why you can't visualize the screen? Why you can't visualize the screen? Let me know. चलो ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, आज को यहीं समाप्त करते हैं, आज की कहानी। टुडेज स्टोरी वी वाइंड अप, टुडेज स्टोरी वी वाइंड अप, ओके? यहीं पर खत्म करते हैं, ओके? और बच्चों, मैंने आपको लिंक दे दिया था, मैं फिर आपको लिंक भेज रहा हूं। नया लिंक है ये, इसको स्टोर करके रख लेना आप लोग। ये नया लिंक है, इसको स्टोर करके रख लेना आप लोग। बस यही है अपना एकमात्र लिंक जिसे आपको स्टोर करके रखना है। यू हैव टू स्टोर इट। ठीक है बच्चों? ओके, ओके एवरीबॉडी, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। बाय। अब घर बैठ के आराम से पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, अगर आपको डाउट पूछना हो डायरेक्टली तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकती ही। ठीक है बच्चों? ओके, बाय, बाय एवरीबॉडी, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। ये है ना मेरा व्हाट्सअप नंबर, 50 बार दूं क्या? कल भी तो दे रखा था, ये नंबर लिख दिया मैंने यहाँ, ये देखो स्क्रीन पे, 9414242313। ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया रे, ये लिख दिया। ओके, अरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, देखो ना स्क्रीन पे। स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या तुम्हें? स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? आप देख लो, हो गई विजिबल? हो गई विजिबल? अबे बोला तो करो।
ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर। एवरीबॉडी बाय बाय वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। बड़ा भया तो क्या भया, सुनिए ए हुजूर, कोरोना से बचना है तो मास्क लगाइए जरूर। ओके बाय बाय।